ले डाले। रात आप देख चुके हैं, तब तो बस असेंबली में नहीं लेके गए। ये अचानक किस तरह ख्याल आ गया आपको? हम क्यों ऑपरेशन को मुतनाज़ा बनाएंगे? मैं कहता हूं बरबला, नाराजगी की बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। अब तक का सियासी प्रोफाइल का सबसे बड़ा केस इस साल का अगर हम कहें या इस हुकूमत का अगर हम कहें तो वो डॉक्टर आसिम हुसैन का केस बन चुका है। डॉक्टर आसिम हुसैन पर संगीन इल्जामात लगाए गए हैं उस एफआईआर के अंदर जो एफआईआर दर्ज करवाई थी सिंध रेंजर्स ने। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर मुसर है, इसरार कर रही है कि ये इल्जामात गलत हैं और डॉक्टर आसिम हुसैन के जरिए से कुछ और मकासद हासिल करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर आसिम हुसैन को बचाने की कोशिश कर रही है सिंध हुकूमत मुबैना तौर पर, जो सामने आ रहा है। और दूसरी तरफ सिंध रेंजर्स जिनके पास जेर तफ्तीश रहे, जेर हिरासत रहे डॉक्टर आसिम हुसैन, उन्होंने इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है सिंध हाई कोर्ट की दरख्वास्त दायर करके कि सिंध हुकूमत विटनेसेस के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है, केस पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है और सरकारी वकील को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। बिलाखिर सरकारी वकील मुश्ताक साहब को तब्दील कर दिया गया और निसार दुरानी को वज़ीर आला सिंध ने उस समरी पर दस्तखत किए और प्रोसिक्यूटर को तब्दील कर दिया। सूरत हाल मजीद दिगरगू हो गई क्योंकि आज अदालत ने पुलिस की तफ्तीश को मुस्तरद कर दिया है। डीएसपी अल्ताफ हुसैन जो तफ्तीश कर रहे थे और कल से दोबारा इस केस का ट्रायल शुरू होगा। जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिंध हुकूमत को रेंजर्स के हवाले से अगर वो हम आपके सामने रखें तो पहला एतराज़ जो सिंध हुकूमत कर रही है वो ये कि करप्शन के खिलाफ कार्रवाई रेंजर्स के मैंडेट का हिस्सा नहीं है। दूसरा एतराज सिंध हुकूमत कर रही है कि क्या पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर आसिम ही मुजरिम है। तीसरा एतराज जो सामने आया, क्या कौमी एक्शन प्लान सिर्फ सिंध के लिए बनाया गया। चौथा एतराज, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के खिलाफ कितनी कार्रवाइयां की गई। और पांचवा एतराज जो सिंध हुकूमत का सामने आया, पूरे सिंध में इख्तियारात दिए गए तो सिंध हुकूमत कहां चली जाएगी। इस आम सूरत हाल पर बात करते हैं। मेरे साथ जो ऑनरेबल पैनल मौजूद होगा, आपसे तारुफ करवा दूं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा ज़ईम कादरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। पीर मजरूल हक साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। और शहरयार महर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के सीनियर रहनुमा, वो भी होंगे कराची से। और सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब होंगे हमारे साथ लाहौर से। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम जारी रहेगा। ब्रेक के बाद वेलकम। पीर मजरूल हक साहब, सर रेंजर्स जो एफआईआर दर्ज करवा रही है डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ, उस एफआईआर में कोई मामूली नोयत के इल्जामात नहीं है, संगीन इल्जामात लगाए गए हैं, दहशतगर्दी के इल्जामात लगाए गए उनके ऊपर। और रेंजर्स किसी हद तक उसके ऊपर मुतमईन है कि जो इल्जामात है वो साबित भी हो सकते हैं, लेकिन जो सिंध पुलिस है वो इन सारे इल्जामात में से बरी कर रही है डॉक्टर आसिम हुसैन साहब को, बेगुनाही साबित कर रही है। और आज अदालत ने 479 सफ़ात पर मुश्तमिल जो तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट थी उसको मुस्तरद कर दिया है और दोबारा से हिरासत में दे दिया है डॉक्टर आसिम हुसैन, मुल्जिम डॉक्टर आसिम हुसैन को। तो सर ये रेंजर्स जो बज़ाहिर एक सुप्रीम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, उसकी तहकीकात या तफ्तीश जो है वो किसी बादियो नजर जो है वो बदनीयती पर मबनी है, या सिंध पुलिस की जो तफ्तीशी रिपोर्ट है वो किसी बदनीयती पर मबनी है? पीर साहब देखें, ये किसी को भी आप बदनीयती का इल्ज़ाम नहीं दे सकते। दोनों ने अपनी अपनी नज़र के मुताबिक अपने सवाबदीद पे जो गवाहियाँ हैं उनको देख के उन्होंने केस बनाया है। पुलिस के सामने मुझे पता नहीं कि ये गवाहियाँ पेश की गई थी या नहीं, लेकिन ये जो भी गवाहियाँ हैं इसका बिल आखिर फ़ैसला तो अदालत करेगी। तो मेरे ख़्याल पे इस पर हाइपर होने के बजाय हम सब मिल के अदालत के उस ट्रायल के ऊपर नज़र रखें कि ट्रायल जब होगी उस ट्रायल में गवाह जो ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनको अभी साबित भी होना है। जब वो साबित होंगे तो फिर आपको ये राय दीजिएगा, लेकिन उसके बाद भी आप, मेरे ख़्याल में ये मुनासिब नहीं लगता कि अभी वो अदालत में मामला हो और उस पर बैठ के आप सब बैठ के कोई तबसरे करें या किसी को बदनीयत कहें, या ये फिर अदालत का जो अख्तियार है वो हम यूज़र्व कर लेंगे। राइट। शहरयार महर साहब, मेरा जो सवाल है मैं वही सवाल आपके पास अगर लेकर आऊं कि दो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, दोनों ने तफ्तीश की है और दोनों की जो तफ्तीश का जो नतीजा है वो 180 डिग्री पर बिल्कुल मुख्तलिफ है।
अब जाहिर बात है किसी एक की तफ्तीश ठीक हो सकती है ना। अगर एक कह रहा है कि दहशतगर्दों का इलाज किया है, दहशतगर्दी को सपोर्ट किया है, फैसिलिटेट किया है, और दूसरी की तफ्तीश या तहकीक के मुताबिक कुछ भी ऐसा नहीं किया, तो कोई एक चीज़ ठीक हो सकती है ना सर। देखिए, मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें वेट करना चाहिए, जुडिशल मैटर है, वहाँ से जो भी डिसीजन आए। बट ये ज़रूर कहूँगा कि रेंजर्स की क्रेडिबिलिटी एज़ कम्पेयर टू सिंध पुलिस क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सिंध पुलिस की क्रेडिबिलिटी आई वुडेंट से कि सर, लेकिन मेजॉरिटी सिंध पुलिस की क्रेडिबिलिटी एक क्वेश्चन मार्क है, वेरेज रेंजर्स की जो क्रेडिबिलिटी है उनके मुकाबले में बहुत बेहतर है। तो ये एक डिफरेंस ज़रूर है। बट मैं भी यही कहूँगा कि जब तक कोर्ट से इसका मैटर चल रहा है वहाँ से डिसीजन आ जाना चाहिए। उन्होंने पुलिस की एक्सेप्ट नहीं की, रेंजर्स की है, नहीं की है एक्सेप्ट, लेट द कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड इटसेल्फ। कोर्ट को डिसीजंस लेने दे और उस पर पहले से हम क्या तबसरा करें बैठ के। राइट सर, ज़ईम कादी साहब, अगर आपके पास आऊँ मैं, बल्कि आपको सुनवाना भी चाहूँगा। आज जो मौला बख्श चांडियो साहब ने पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की अदालत की पेशी के बाद, और उसमें जो उन्होंने अदालत पर एतमाद का इजहार किया, ज़रा सुनवाइए। अदालत ठीक है, अदालत पर एतमाद, अदालत की कार्रवाई में मुदाखिल नहीं, लेकिन इंसाफ के हवाले से अगर कोई कमी पेशी रह जाएगी तो मुतासर होने की हैसियत में मुझे इस मामले पर दुख हुआ। राइट सर, ये तो ज़ईम भाई लोगों को हक हासिल है, जारी बात है। अगर अदालत के फैसले पे अगर किसी को इत्मीनान नहीं हुआ या अगर उसको कोई रंजिश है तो उसका इजहार कर सकता है। लेकिन अगेन वही, इन्वेस्टिगेशन अगर हो रही है और उस इन्वेस्टिगेशन में सरकारी वकील को तब्दील कर रही है सिंध हुकूमत, और रेंजर्स ये कह रही है कि गवाहों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, केस को ख़राब किया जा रहा है, तो फिर अगर इस तरह से चीज़ों को की मैनिपुलेशन हो और फिर आप कहें कि हमें अदालत के ऊपर एतमाद है, हमें इदारों के ऊपर एतमाद है, तो ये भी एक डायकोटोमी नजर नहीं आती। थोड़ा सा इसको पास्ट में देख लेंगे क्या होता रहा तो हमें सारी बात समझ आ जाएगी। देखिए, एक तो ये बात बिल्कुल पीपल्स पार्टी दुरुस्त कह रही है कि रेंजर्स को करप्शन के बारे में प्रोब करने का इख्तियार नहीं है, लेकिन वो फाइनेंशियल डिसएडवांटेजेस या एडवांटेजेस जो लिए गए, जो इवेंचुअली टेररिज्म की सूरत में कौम के सामने आए कराची की सूरत हाल में, उसका यकसर एक मुख्तलिफ एम्बिट बन जाता है। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि एतमाद अदालत पे, तो जिस तरह मेरे दो भाइयों ने अर्ज़ किया, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इनसे। मैटर सब्जुडिस है कोर्ट में, जो भी कोर्ट फैसला करे, अगर किसी को उसके फैसले से इत्तफाक ना हो तो ये उसका राइट है कि वो अपनी इस एस्पायरेशन को नेक्स्ट कोर्स ऑफ लॉ में ले जाए और वहाँ जाके अपनी उन एस्पायरेशंस का इजहार करे कि कहाँ उसको रिलीफ या इंसाफ मुयस्सर नहीं आया। और फिर जब ये फाइनलिटी अटेन कर ले तो फिर यकीनन सबको उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये आईनी और कानूनी तौर पर हर पाकिस्तानी पर वाजिब है। जहाँ तक आपने अपने एंट्रो में कराची की में रेंजर्स के बुलाने की बात की, तो मेरे भाई ये बात तय है कि कराची जैसे हालात पाकिस्तान के किसी और खित्ते में नहीं थे। और जब इस बात का फैसला हुआ कि कराची में रेंजर्स का ऑपरेशन होगा विज़ावी कंट्रोल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेक होल्डर्स ने ये बात फैसले में कही कि यकीनन इसका बेहतरीन हल है कि एक अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन किया जाए कराची में। और फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने खुद, जो कि कानूनी तौर पर रेंजर्स को बुलाने की अहलियत रखती है, लिख कर वफाक से ये गुजारिश की कि आप रेंजर्स को कराची की हद तक भेजिए। अब ये कहना कि जी इंटीरियर सिंध में नहीं हो रहा, पंजाब में नहीं हो रहा, तो क्या बाकी जगह पे ये सूरत हाल मौजूद है जो कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी? क्या वहां पे 150 लाशें गिर रही है कहीं और? तो द आंसर इज नो। सो लेट्स बी वेरी फेयर, लेट्स गिव द डेविल इट्स ड्यू शेयर। अर्ज ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन है, यकीनन ये तो चौधरी निसार अली साहब ने भी फरमाया कि करप्शन के मामलात सिर्फ और सिर्फ FIA और नैब का एम्बिट है, लेकिन वो टेररिज्म जिससे कुछ किसी करप्शन ने
जन्म लिया है वो उस टेररिज्म के साथ डवटेल्ड है। तो एक बड़ा छोटा सा सेगमेंट है जो कि इवेंचुअली बड़ा वायबल बन जाता है कि वो एम्बेजलमेंट पैसे की, और वो पैसा जो टेररिज्म में इस्तेमाल होता है ये राइट बन जाता है उस एजेंसी का इस सूरत में कि उस पैसे की जो है वो देखे कि वो कहां से आया, कहां गया और किसने किधर कितनी करप्शन की और ये पैसा टेररिज्म में क्यों इस्तेमाल हुआ। तो ये तो बड़ी सिंपल फिनोमेना है। लेकिन जहां तक डॉक्टर आसिम साहब का केस है, रेंजर्स का ये कहना है कि जो एम्बेजलमेंट्स की उनकी जिम्मेवारी पे पैसे लगाए गए हैं वो टेररिज्म में इस्तेमाल हुए हैं। जब ये बात होगी राइट, यही पॉइंट में है सर। मैं सर यही पॉइंट जरा पीर मजरूल साहब के पीर साहब, जो ज़हीम कादिर साहब ने कहा कि भत्ताखोरी जो है वो हमें उस पैमाने पर या उस तरह की लाहौर में नजर नहीं आ रही जो टारगेट किलिंग है। यानी आज से 1 साल पहले तक जो रोजाना 2-4 लाशें गिर रही थी, लाहौर में इस तरह से लाशें नहीं गिर रही थी। जो ड्रग कार्टल्स है वो पैसा जो इस्तेमाल हो रहा है इस तरह से लाहौर या पंजाब में इस्तेमाल होता हुआ नजर नहीं आया जो ज़हीम कादिर साहब कह रहे हैं। इसके अलावा जो वेपनाइजेशन जिस तरह से वहां पे हो रही थी कराची में वो यहां पे नजर नहीं आई। तो अगर कराची के अंदर कोई बीमारी है तो उस बीमारी को डायग्नोज है, उसका इलाज वहीं पे किया जाएगा ना। उसकी ये शर्त रख देना कि जी इसको पंजाब तक लेके जाएं, इसको केबीके तक लेके जाएं। पीर साहब नहीं, वो तो अब अगर वो इतने मुतमईन हैं कि पंजाब में दूध और शहद की नदियां बह रही हैं तो ठीक है, वो इनका अपना नुक्ता नज़र है। लेकिन हम तो खुद मानते हैं कि ये सारे पाकिस्तान से जो लोग कराची में आते हैं उनमें 30 लाख तो अफ़गानी आए। ज़िया-उल-हक के दौर में हम लोगों ने, सिंध वालों ने इतना सफ़र किया है कि जो कराची में जिसको भी मर्जी आए ये जन्नत उनको लगती है, यहाँ आके छुप जाते हैं। और यहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो अभी 2008 में आई, उससे पहले जो 2 मुख्तसर हुकूमतें आईं उनका हशर आपने देखा। लेकिन ये जो जनरल ज़िया-उल-हक से के ज़माने से लेके जो यहाँ पर क्लैशनकोफ कल्चर और जो हेरोइन कल्चर और जो सेक्टेरियनिज़म और जो एथनिसिटी, ये सारे जो तज़ादात पैदा हुए मुआशरे में, ये कोई पीपल्स पार्टी के देन नहीं है, ये डिक्टेटरशिप की देन है। और ये तो हिस्ट्री का हिस्सा है, इससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन उसको जवाब भी नहीं बनाया जा सकता। हम ये कब कह रहे हैं कि ये हालात इतने आइडियल हैं? अगर ऐसे होते तो पुलिस, जिसके आपको पता है कि कितने पुलिस अफसरान जो SHOs और DSPs थे जिन्होंने माजी के ऑपरेशंस में हिस्सा लिया था, उनको सबको चुन चुन के कत्ल किया गया। और फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में जिनको कत्ल में का इल्ज़ाम लगाया गया था उन्हीं को हुकूमत में शामिल करके सफ़ेद और स्याह का मालिक बनाया गया। देखिए हम लोग भूल रहे हैं। हम आप MQM की बात कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, हिस्ट्री जो है वो सबको पता है। तो ये सिर्फ याद दिला रहा हूं मैं कि आप देखें पुलिस को डिमोरलाइज किया गया माजी में या नहीं किया गया। 12 मई पे जो वाकयात हुए वो आपसे ढके छुपे नहीं है। आप देखें ये सब चीजों को उसके सयाक को लेकिन सर कथा कलामी की बात है सर 8 साल से तो मैं आप सर 8 साल से तो सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन 8 साल से तो सर आप डर रहे हैं तो और बात है। मैं आपको कहूंगा जरा जवानमर्दी से सुने और उसके पर तबसरा करने दें। मैं ये कह रहा हूं कि ये पे इतने सब दौड़ पड़ते हैं, पुलिस की बराबर सिंध में ये हालत हुई। लेकिन सिंध के हालात तो आप सबके सामने है ना। जो जिसको भी रोजगार की जरूरत होती है हमें कहते हैं मिनी पाकिस्तान है, सब तुम लोगों को बर्दाश्त करना है। और उसको फिर कहते हैं कि भैया जो पुलिस ने कुछ किया। साहब मैं आपको दोबारा माजरत के साथ कथा कलामी, जिस तरह से कराची के अंदर लोग आते हैं पूरे सिंध से, इसी तरह से सर लाहौर पंजाब का सबसे बड़ा शहर है। लाहौर की आधी से ज्यादा आबादी का ताल्लुक लाहौर से नहीं है, पूरा पाकिस्तान पंजाब जो है वो लाहौर में आता है। पेशावर के अंदर पूरा KP आता है जो कि वो बड़ा शहर है। क्वेटा बलूचिस्तान का बड़ा शहर है, बलूचिस्तान से इनफैक्ट क्वेटा में होता है। ये सूरत अर्बनाइजेशन तो पूरे पाकिस्तान में, लेकिन ये जराइम या जराइम पेशा नासिर का गढ़ बन जाना, इसका तो कोई जवाब नहीं हो सकता कराची के। मैंने कब कहा? मैंने तो ये कहा कि जो कराची में पुलिस ने जो कुछ इकदाम किए थे, ऑपरेशन हुए थे 92 में और उसके बाद जो हुए थे, आपको याद होगा कि उसमें जनरल नसीरुल्लाह बाबर का ऑपरेशन भी शामिल था। जनरल नवाज शरीफ साहब के 2 अदवार में वो ऑपरेशन हुए। लेकिन जिन पुलिस अफसरान ने उस ऑपरेशन में हिस्सा लिया था उन हशर नशर हुआ, उनके बेवा और उनके बच्चे यतीम हो गए, उनको किसी ने कोई पुरसान हाल नहीं है। और आप कहते हैं कि डीमोरलाइज है पुलिस, तो
पुलिस को डिमोरलाइज किसने किया और किसने उनको डिमोरलाइज करने वालों को अपने बगलों में बिठा के अपना उनको संभाला। ये देखिए, ये सब चीजों का अहाता करना चाहिए, इंसाफ करना चाहिए। ये उन यतीमों से सर, आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं। मैं जरा आगे बढ़ता हूं के उन लाशों से सर, आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं। उनको तो भुला दिया, उनके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई डर रहा है। मैं बात करते हुए बिल्कुल बजा कह रहे हैं। आपकी इन बातों की कोई तरदीद नहीं कर रहा, बिल्कुल बजा कह रहे हैं। शहरयार मेहर साहब, इनकी शिकायत, इनका शिकवा बिल्कुल बजा। लेकिन अगर पुलिस डीमोरलाइज हुई थी तो 8 साल से तो एक ही पार्टी की अनइंटरप्टेड हुकूमत है वहां पे, तो पुलिस का मोराल बेहतर हो जाना चाहिए था, बुलंद हो जाना चाहिए था। अगर अफगानी वहां पर आए, अगर सिंध लोग वहां पर आए, तो ये जिम्मेदारी तो स्टेट की है ना। आप लोगों को तो नहीं रोका जा सकता कि वो कराची में दाखिल ना हो, लाहौर में दाखिल हो, इस्लामाबाद में दाखिल हो। ये स्टेट की जिम्मेदारी है ना कि वो अगर कोई असला लेकर आ रहा है तो उससे असला चेक किया जाए। अगर कोई ड्रग माफिया तो उस कारोबार पे हाथ डाला जाए। अगर टारगेट किलिंग हो रही है तो उसको रोका जाए। तो 8 साल से हुकूमत तो एक ही पार्टी की है ना। कराची भी सिंध का ही हिस्सा है। मैं वो पीर साहब वाली बात करेक्शन कर दूं। मैंने कहा सारे पाकिस्तान से लोग आते हैं। बात यह है कि यहाँ पे कराची में किसी को रुकावट नहीं है, सब आए, सब अपना काम करें। जहां तक पुलिस की टारगेट किलिंग की बात है, वो सबसे ज्यादा इनकरेज हुई है 2008 से 2013 तक, जब इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे और गवर्नमेंट भी इनकी थी, सूबे में भी मरकज में भी। उस वक्त भी उनको इनकरेज किया गया, किसी ने नहीं रोका। मैक्सिमम रेंजर्स ने जो उस वक्त टारगेट किलर्स पकड़े वो डायरेक्ट इंटीरियर मिनिस्ट्री के डायरेक्शंस पे रिलीज कर दिए जाते थे। आज भी वो रेंजर्स के ऑफिसर्स मौजूद हैं, उनसे पूछें, वो अफसोस से बताते हैं कि ये लोग हम तीसरी चौथी बार पकड़ रहे हैं, अभी ये हमसे पहले रिलीज कराए गए थे। तो कराची नहीं बल्कि पूरे सिंध की मैं बात करूंगा कि यहाँ पे वाकई एक यूनिक सिचुएशन है। करप्शन, आप पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन सिंध में हर चीज़ रिवॉल्व भी करप्शन के गिर्द कर रही है, जो कि किसी सूबे में नहीं है। और हमारे सारे मसाइल की जड़ करप्शन है। अगर हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो करप्शन की वजह से। अगर हमारे पास सर आपने एक बात कही, आप कह रहे हैं कि किसी सूबे में नहीं, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि करप्शन सिर्फ सिंध में है और किसी सूबे में? मैं ये नहीं कह रहा, जिस तरह की यूनिक करप्शन सिंध में है उस तरह की कहीं भी नहीं है। यूनिक किस्म की यहाँ करप्शन है। यहाँ पे हर डिपार्टमेंट आप उठा लें, आपकी हर काम, हर चीज रिवॉल्व करप्शन के गिर्द करती है। बाकी सूबों में यूं नहीं है। मैं कहता हूँ बलूचिस्तान हमसे बेटर ऑफ है। तो इतनी यूनिक, उसकी यूनिकनेस क्या है? यूनिकनेस ये है कि यहाँ पे एक्सपर्टीज हासिल है हमारे लोगों को, जो कि हुकूमत में 2008 से बैठे हैं। आप एक डिपार्टमेंट उठा लें, पीर साहब का अपना डिपार्टमेंट उठा लें, जिसमें ये 5 साल एजुकेशन के वजीर रहे। इस वक्त एजुकेशन के क्या हालात हैं? लोग, टीचर्स आपके सड़कों पे फिर रहे हैं, आधों को तनख्वाही नहीं मिल रही, आधों के पास जाली ऑर्डर है जो 6-6, 7-7, 10-10 लाख के उन्होंने खरीदे हैं। इन्होंने नहीं किया, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने किया, लेकिन डिपार्टमेंट की मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं। आप कोई डिपार्टमेंट उठा ले, मैं उस पर आपको तफसीलात देने को तैयार हूं कि किस तरह ऑपरेट हो रहा है। 90% कोई डिपार्टमेंट उठा ले, आपके बकौल वहां पे करप्शन ही करप्शन है। करप्शन है। एक ब्रेक आप किसी और सूबे में इस तरह। ज़हीम कादिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और आरिफ उम्मीद भट्टी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। एक ब्रेक से वापस आते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम ज़हीम कादिर साहब। सर, जिस वक्त रेंजर्स के बारे में कोई बहुत बड़ा महाज नहीं खुला था बाजारन सिंध के अंदर, या कोई तनकीद या तहफ़्फ़ुज़ात, उस वक्त तो चौधरी निसार साहब आए मीडिया के सामने और उन्होंने अपनी फोर्स, चूंकि रेंजर्स उनके मातहत है तो उन्होंने अपनी फोर्स का दिफा किया। उनको करना भी चाहिए था ऑब्वियसली, चूंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं। मैं जरा सुनवाना चाहूंगा कि उस वक्त चौधरी साहब ने क्या कहा था। कि ये सब कुछ एक शख्स के लिए किया जा रहा है, ये बिल्कुल मैं इसमें बड़ा क्लियर हूं। मैं बहुत सारी चीजों का रिटन इन ब्लैक एंड व्हाइट उसकी रिकॉर्ड कौम के सामने रखूंगा, JIT का भी रखूंगा, डॉक्टर आसिम का जो वीडियो है वो भी रखूंगा। जिस अंदाज से रेंजर्स को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, मखसूस अंदाज से उस इदारे की तज़ीक की जा रही है। पाकिस्तान रेंजर्स, सिंध रेंजर्स को इस किस्म की मनफी यलगार के सामने बेयारो मददगार किसी सूरत, इसलिए कि रेंजर्स बोल नहीं सकते, वो प्रोफेशनल नहीं। मेरा ख्याल है कि बोलने में आए तो पूरी कौम उनके साथ बोलेगी। राइट। ज़हीम कादिर साहब, अभी तो ना कोई यलगार हुई थी रेंजर्स के खिलाफ खास, ना कोई तज़हीक हुई थी उस तरह से रेंजर्स की, अभी तो सिर्फ चीजें बड़ी मुबहम किस्म की थी। उस वक्त तो चौधरी साहब सामने आए, लेकिन जब उनके खिलाफ करारदाद आ गई, उनके इख्तियारात को मशरूत कर दिया गया, महदूद कर दिया गया,
उनको हाई कोर्ट में जाना पड़ा कि हमारी सारी की सारी जो 90 दिन की मेहनत है वो खराब हो रही है। अभी तक चौधरी निसार सामने नहीं आए ज़हीम साहब। और रेंजर्स जो है वो डायरेक्टली कंसर्न्ड है इंटीरियर मिनिस्ट्री से। अगर वो कोर्ट में गए हैं तो चौधरी निसार साहब के ही कहने पर गए हैं, और चौधरी निसार साहब ने ये बात कैटेगोरिकली कही थी। आप याद कीजिए, उनकी तकरीर का वो हिस्सा भी निकाल लीजिए कि जहाँ टेररिज्म में इन्वॉल्व फाइनेंशियल एम्बेजमेंट होगी उसकी देखभाल करना और उसकी स्ट्रिंग्स को काटना रेंजर्स की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो पैसा जो टेररिज्म के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो वाजे है। जहाँ तक यलगार की और मिसट्रस्ट क्रिएट करने की बात थी तो वो वाजे रही जब पीपल्स पार्टी ने उन इख्तियारात को, जिनके बारे में उन्होंने खुद कहकर सूबाई वफाकी हुकूमत को यह अर्जदाश्त पेश की थी कि कराची के मामलात के हल के लिए रेंजर्स को कराची में भेजा जाए, उनको इंडेमनिफाई करने की बजाय डिले करना शुरू कर दिया और उसको खटाई में डाल दिया। और वो तमाम वक्त जो उन्होंने ज़ाया किया यकीनन एक थ्रेट था टू द इंटेग्रिटी ऑफ एन इंस्टीट्यूशन जो अपनी जान पर खेल के पाकिस्तान के फाइनेंशियल हब और पाकिस्तान की फाइनेंशियल बैकबोन को की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को दुरुस्त करने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहा था। तो इस पे ये रिएक्शन जो है ये इसी तरह का रिक्वायर्ड था कि उसमें कोर्ट पे जाया जाए, और यकीनन रेंजर्स के कोर्ट में जाने पर चौधरी निसार अली खान साहब इज दी अथॉरिटी और उनसे पूछे बगैर वो कोर्ट में नहीं जा सकते। तो चौधरी निसार और वफाकी हुकूमत और इंटीरियर मिनिस्ट्री आज भी वहीं खड़ी है जहां वो पहले दिन खड़ी थी, और इसमें कोई दो आरा नहीं है कि हमारा ये रिजॉल्व है, बल्कि हमारा नहीं, पूरे पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज का जो कराची के स्टेक होल्डर्स हैं ये रिजॉल्व है कि कराची की लॉ एंड ऑर्डर को ज़हीम साहब ज़हीम साहब आपने बिल्कुल ठीक है कि रेंजर्स ऑब्वियसली पूछ के गई होगी चौधरी निसार साहब से उनके। मैं जरा आगे बढ़ता हूं, मैं आरिफ हमीद भट्टी साहब। सर, वफाकी हुकूमत के पास इस वक्त 4 ऑप्शन हैं जो बज़ारन हमें नजर आ रहे हैं, जो हम आपके सामने भी रखना चाहेंगे और लोगों के साथ। पहला ऑप्शन इस वक्त नवाज शरीफ साहब के पास, वफाकी हुकूमत के पास यह है कि वो सिंध असेंबली से मंजूर होने वाली मशरूत करारदाद और सूबाई हुकूमत की ख्वाहिश के मुताबिक रेंजर्स की तैनाती की मंजूरी दे दे। दूसरा ऑप्शन वफाकी हुकूमत के पास यह है कि वो रेंजर्स को वापस बुला ले, जो कि कराची में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नताइज पर असरअंदाज होने के मुतरादिफ हो सकता है। तीसरा ऑप्शन वफाकी हुकूमत के पास यह है कि वो सिंध असेंबली की करारदाद के बरक्स रेंजर्स को उन्हीं इख्तियारात के साथ तैनात कर दे जो इख्तियारात पहले उसको हासिल थे। और चौथा ऑप्शन यह है नवाज शरीफ साहब वफाकी हुकूमत के पास कि वो गवर्नर राज लगाकर कराची में जारी दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। को पांचवा ऑप्शन आपको नजर आता है भट्टी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, मुझे थोड़ा सा मौका दे दीजिएगा। नंबर 1, इनमें से 4 ऑप्शन में से कोई भी हुकूमत इस्तेमाल नहीं करेगी, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून विंग बन चुका है। ये दोनों जमातें जो NRO मुशर्रफ साहब ने किया था उसके तहत एक एग्रीमेंट हुआ था। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध और वफाक दिया जाएगा और मुस्लिम लीग नून को पंजाब, बाद में मुस्लिम लीग नून को पंजाब और सिंध वफाक दिया जाएगा और पीपल्स पार्टी को सिंध। गुजारिश ये चारों ऑप्शन कहिए क्यों करें। देखें, जो माशी तालिबान हैं वो तो पंजाब में भी उतनी है जितने सिंध में है। अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाऊंगा तो शायद मुझे ज़्यादा नज़र आ जाएंगे, लेकिन अब मैं बहस में नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक प्री प्लान तरीके से पाकिस्तान की फौज की करैक्टर असैसिनेशन करवाई जा रही है। उसमें अल्फाज कुछ के किसी के होते हैं, जुबान किसकी होती है, चेहरा किसका होता है। अदरवाइज वफाकी हुकूमत, अगर चौधरी निसार साहब पाकिस्तान के मुगालबन मिनिस्टर इंटीरियर है, अगर उन्होंने कहा था वीडियो रिकॉर्ड है तो भाई दे दो। वीडियो एविडेंस छुपाने के लिए नहीं इकट्ठी की जाती, पेश करने के लिए की जाती है ताकि मुल्ज़मान को शिकायत दी जाए। अगर एविडेंस छुपाने के लिए हो तो फिर वो एविडेंस नहीं होती, खुफिया मुआहदा होता है बारगेनिंग करने के लिए कि ना तुम मुझे छेड़ो ना मैं आपको छेड़ता हूँ। अगर हुकूमत चाहे वफाकी हुकूमत 149 और 150 के तहत ये रेंजर्स को इख्तियार दे सकते हैं। भाई ये जो आप ज़रबे अज़ब नाकाम हो जाएगा खुदा ना खास्ता अगर इसने अपने रेंजर को फ्री हैंड ना दिया, और इसके दूरस्थ अंदाज ना सिर्फ कराची बल्कि लाहौर में भी आएंगे।
गुजारिश ये है, हुकूमतों को चाहिए कि अगर उनके अंदर, यकीनन सारे पॉलिटिशियन करप्ट तो है ही नहीं, इस बात में दो राय कोई नहीं है, पॉलिटिशियन से ज़्यादा सरकारी मुलाजम करप्ट है। दुनिया में कोई ऐसी करप्शन नहीं होगी जिसमें किसी खाली पॉलिटिशियन ने की और सरकारी अफसर मुलवस ना हुआ हो। तो लिहाजा मेरा ख्याल है हुकूमत और पीपल्स पार्टी का गठजोड़ है, वो रेंजर को और फौज को डिफेंसिव कर रहे हैं कि वो इससे पहले कि कराची के बाद फिर लाहौर में आए। ज़हीम काजी साहब को पता है कुछ लोगों की लाहौर में भी मुकम्मल कवायद इकट्ठे हो चुके हैं, लिहाजा ज़हीम साहब चाहेंगे कि इनके दोस्त अंदर ना जाए। चले पीर बजरुल हक साहब, सर ये कोई है मुकमुका ये रेंजर्स वाले मामले पे कि वफाकी हुकूमत कहेगी कि जी हम खामोश हैं, आप करारदाद लेकर आ जाएं, हम थोड़ा सा बोल देंगे फिर आप थोड़ा पीछे हट जाइएगा, भाई ऐसे ही चलाएंगे 2.5 साल को, मुकमुका है? पहले तो मैं इसकी तरदीद करता हूँ जो मेरे से पहले मेरे भाई ने मेरे बाद इल्ज़ाम तराशियाँ की, वो मुझे इसका बड़ा दुख है। मैं कभी किसी पे इल्ज़ाम तराशी नहीं करता और न ही उस मौजू पे ये कोई गुफ्तगू हो रही है, लेकिन मौजू से हटाने के लिए इस तरह से इल्ज़ाम तराशी करना वो मेरे ख्याल में ज़ाब्ता अखलाक की भी एक मुनाफी खिलाफ वर्जी है। जहाँ तक आपने बात किया, देखिए कोई मुकमुका नहीं है, और भट्टी साहब का अपना नुक्ता नज़र है, उन्होंने बता दिया है। मुकमुका तो मैंने ये हमारे सिंधी में तो लफ्ज़ है ही नहीं, ये पंजाबी में लफ्ज़ है, हो सकता है कि ये पंजाबी का लफ्ज़ उन्होंने किसी और सेंस में इस्तेमाल किया है। देखिए रेंजर्स की कोई किसी ने तज़दीक नहीं की है, हम तो क्योंकि हमें उसे अपना कौमी इदारा भी समझते हैं। रेंजर्स ने ये अभी नहीं, इससे पहले अंदरून सिंध में कई साल पहले डाकुओं का कला कमा किया था और सारे सिंध के लोग आज तक उनको दुआएं देते हैं, और इस वक्त भी सब मुंतज़िर हैं कि कराची से फारिग होके ये रेंजर्स जो है अंदरून सिंध में भी डाकुओं का कला कमा करें, लॉ एंड ऑर्डर को सही करें। वहाँ पुलिस में ये कैपेसिटी बिल्कुल नहीं है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को इस तरह संभाल सके जैसे कराची में रेंजर्स ने पुलिस से मिल के किया है। ये भी आपको बता दूँ, यहाँ सफूरा गोट का किसी ने जिक्र किया, वहाँ उस थाने में भी पुलिस की कारकर्दगी थी कि 3 दिन के अंदर वो पंजाब से पकड़ के ले आए मुलजिम। अब ये कहते हैं पंजाब में तो दूध और शहद की नदियाँ बह रही हैं, लेकिन ये वहाँ से पकड़ के ले आए और उस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी पुलिस को खराज तहसीन पेश किया। तो ये एक टीम वर्क है, ये इसको आप नहीं कह सकते, लेकिन अकेली पुलिस की कैपेसिटी नहीं है। इसमें जब तक रेंजर्स की सपोर्ट नहीं होती तो कराची में भी अमन नहीं होता, और कराची में हमें रेंजर्स की ज़रूरत है। हम पीपल्स पार्टी वाले बहुत कहते हैं कि रेंजर्स की ज़रूरत है, और फेडरल मिनिस्टर कहते हैं कि ये तज़दीक करते हैं, उनके अब पावर्स का कोई मामला है तो वो ये बैठ के डीजी रेंजर्स और आर्मी कोर कमांडर और चीफ मिनिस्टर हल किया जा सकता है। कमेटी में कोई एक ज़ाब्ता अखलाक बना के, एक लाएअमल बना के अफाम तफहीम के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत को पता नहीं क्यों। लेकिन सर वो कोर कमांडर हो या डीजी रेंजर्स हो, वो दोनों शख्सियात तो एतमाद का इजहार कर रही है कि बड़ी चीजें बेहतर है। एक ब्रेक पर जाते हैं, मैं आपको बता दूं शॉर्टली, अगर व्यूअर्स के अगवा बराए तावान की अगर हम बात करें तो 2014 में 110 वाकयात हुए थे, जबकि 2015 में सिर्फ 21 वाकयात हुए। इसी तरह से टारगेट किलिंग जो है उसके 2014 में 1500 वाकयात हुए, जबकि 2015 में 618 वाकयात हुए। बहुत बेहतर कारकर्दगी बजारन। गन पॉइंट पर गाड़ियां छीनने की वारदातों में तकरीबन 50% से ज्यादा कमी वाकया हुई। 2014 में 2757 वारदातें हुई गाड़ियां छीनने की, कार स्नैचिंग की, जबकि 2015 में 1542 वाकयात हुए। तो बजारन यहां से तो नजर आ रहा है जो स्टैटिस्टिक्स है क्राइम रेट के सूरत हाल बहुत बेहतर है कराची के अंदर। वो ऑब्वियसली इसी ऑपरेशन की वजह से। एक शॉर्ट ब्रेक से वापस आते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम शहरयार मेहर साहब। सर ये जो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस आप बना रहे हैं और शायद को 9 जनवरी को कोई मुलाकात हो रही है किंगरी हाउस में, तो जिस ऑपोजिशन अलायंस में एमक्यूएम शामिल नहीं होगी सिंध में, वो किस किस्म का ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस होगा? और पीपल्स पार्टी को तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखें इस तरह नहीं है, ये आप थोड़ा उसको आगे लेके चले गए। हमारी पहली मीटिंग थी, इंडिविजुअल्स हैं सारे, स्टेटसेस, कोई फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं, इस तरह के लोग हैं, उनको मिला के एक फॉर्मलाइज शक्ल में लाने में टाइम लगेगा। वो तो हमारी पहली मीटिंग थी जिस पे मीडिया वगैरह ज़्यादा आ गई। डिसीशंस में भी शायद 9 जनवरी को भी ना हो सके, और ये बिल्कुल डिसाइडेड नहीं है कि एमक्यूएम या पीटीआई या जमात इस्लामी इसका हिस्सा नहीं होंगी, ऐसा कोई डिसीशन नहीं हुआ अभी तक।
अभी तक हम पहले ये बेसिक उसका जोड़ेंगे, उसके बाद फिर MQM एक बड़ी पार्टी है सिंध की, उसको तो हम डिनाई कर नहीं सकते। हमारी अगर पूरे ग्रैंड अलायंस की सीटें मिलाएं तो हमारी 22-24 सीटें बनती हैं। MQM की 53-52 सीट्स हैं सिंध में, तो इसमें कोई डिनाइल में नहीं है। हम बिल्कुल ये सब चीज़ें करेंगे, लेकिन हम पहले इसको थोड़ा एक फॉर्मलाइज शक्ल देके फिर आगे मूव करेंगे। दूसरा, आपने ये जो पहले बात हुई थी रेजोल्यूशन की, रेजोल्यूशन के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँ, उसको भी शामिल करें ग्रैंड अलायंस के बारे में। सुनिए जी, चांडियो साहब क्या कह रहे हैं PMLN के बारे में। नवाज शरीफ ने पहले भी सिंध में ग्रेड अलायंस बनवाया था, वो क्या कर सका जो ये अलायंस करेगा? उसने क्या कर दिया? मसरूई लोग पैदा किए जो सिंध के नुमाइंदा ही नहीं थे। राइट, ज़हीम कादिर साहब, मियां नवाज शरीफ साहब ने पहले भी अलायंस बनाया था पीपल्स पार्टी के खिलाफ, क्या कर सके थे आप लोग उस वक्त? जवाब आप कर लेंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने खुद कर लिया अपने साथ जो करना था, और वो चंद अजला तक महदूद होकर रह गए। शहरियार मेयर साहब वहाँ बैठे हैं, माशाल्लाह इनकी एक बड़ी नुमाइंदगी है। हम इनके साथ मरकज़ी हुकूमत में फंक्शनल मुस्लिम लीग, NNP जतोई साहब की पार्टी हमारे साथ कोलिशन में है, हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं, हम इनके साथ इकट्ठे हैं। जहाँ तक अलायंस बनाने का ताल्लुक है तो ये एक लोकल फैसला होगा, और इस लोकल फैसले में यकीनन तमाम वो पॉलिटिकल एलाइज जो अपोजिशन में हैं, ये उनका फैसला होगा। और शहरियार मेयर साहब भी इसमें ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं। मैं तो नहीं इस बात में ज़्यादा कुछ जानता, लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पे प्लानिंग करके कोई अलायंस बनाना चाह रही है, तो मेरे ख्याल में ये लोग वर बेबुनियाद बात है। इसमें बिल्कुल कोई ऐसी जो है वो जी नहीं, बिल्कुल सदाकत नहीं है इसमें। आप चले तब्दील कर रहे हैं, लास्ट मिनट है जी। मैं राइट जी, आरिफ हमीद भट्टी साहब, चूंकि तारुल कादिर साहब की अब आमद है, वो दोबारा से वापस आ रहे हैं अपने मुल्क में, और उन्होंने एक बात कही है सर, उन्होंने कहा है कि शोहदाए मॉडल टाउन के कातिलों के खिलाफ भी रेंजर्स ऑपरेशन होना चाहिए। तो ये कादिर साहब किस किस्म के मुतालबे कर देते हैं भट्टी साहब अचानक? मेरे ख्याल में तो वो ठीक कह रहे हैं। देखें, सिंध हुकूमत ने जो किया ना रेंजर के साथ, के रेंजर के हाथ और पांव बांध कर उनको पानी में फेंकना चाह रहे हैं कि एक किनारे से दूसरे किनारे, चाहे वो बेचारे डूब जाएंगे अगर इस कंडीशन पे आए। और ताहिरुल कादरी साहब ने भी गलत नहीं कहा, कराची में यकीनन करप्शन के अंबार होंगे, लेकिन कराची में पुलिस ने कहीं 100 लोगों को गोली नहीं मारी। इसका मतलब है पुलिस के यहाँ ज्यादा हालात खराब है। कराची में किसी फेडरल मिनिस्टर ने अपने लॉ मिनिस्टर के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया कि मुझे कत्ल कराना चाह रहा है और उजड़ती कातिल उसके हैं। इसका मतलब है पंजाब में भी उतनी ही करप्शन है, लेकिन बदकिस्मती है, मेरे ख्याल में दोनों पार्टियां एक पेज पे हैं और ये करप्शन के खिलाफ नहीं होने देंगी। जवाब ले ले। पूरी दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क होगा जो करप्शन को डिफेंड कर रहे हैं। चले लास्ट कमेंट ज़हीम भाई, लास्ट कमेंट प्लीज अप्लाई कर दीजिए। जो हादसा था जिसमें 10 अफराद शहीद हुए थे, उसके बारे में बात की। 46 मुल्ज़मान इस वक्त हिरासत में है और उनका चालान अदालत में पेश कर दिया गया है। इन्होंने करप्शन की बात की। एमनेस्टी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो दुनिया का सबसे ऑथेंटिकेटेड इदारा है, वो कहता है कि पंजाब में पिछले 7 बरस में 38% करप्शन में कमी लाई गई है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त खत्म हो गया। बिल्कुल, इदारे कह रहे हैं कि करप्शन कम हुई है, जो परसेप्शन बेहतर हुई है इस मौजूदा दौर के अंदर बनिस्बत पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। व्यूअर्स, आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा जायजा।